हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिक क्लास। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसको हिंदी में कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, या इसका एक दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इनके कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि ये एक आरबीसी है जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देखा जाता है। तो एक साइंटिस्ट आए थे जिसको बोलते हैं सिंगल एंड निकोलसन। एक्चुअल में दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल बहुत ही प्रसिद्ध है और ये मॉडल अभी भी चलते आ रहा है, जिसके अनुसार क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है तथा इसमें कहीं बस कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लस कोलेस्ट्रॉल के भी पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो लिपिड पाया जाता है वो नॉर्मल लिपिड नहीं पाया जाता है। जैसे कि आप लोग लिपिड के बारे में जानते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे एक लिपिड बना लेते हैं, है ना। तो लिपिड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। जैसे कि हम लोग ग्लिसरॉल बना लेते हैं, ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ग्लिसरॉल। प्लस हमारे पास में फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड सिर्फ कार्बन की एक चेन होती है जिसके इन पार्ट में हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। कुछ इस प्रकार से कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, चाहे 16 कार्बन की हो सकती है, 18 कार्बन की हो सकती है, या 20 कार्बन की हो सकती है, कुछ इस प्रकार से। और हमारे पास में क्या होता है, इंड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, इसको एसिड ग्रुप बोलते हैं। तो जो ये संरचना बनती है इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। अब फैटी एसिड को क्या करते हैं, ग्लिसरॉल के साथ में जोड़ते हैं। तो किस जगह पर जोड़ते हैं, इसके OH ग्रुप में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। कौन सा जुड़ेगा, ये हमारा एसिड ग्रुप होता है। तो एक बार इसको जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी R लिख ले रहा हूं क्योंकि R का मान चेंज होते रहता है। तो कुछ इस प्रकार से COOH, और एसिड ग्रुप से हमारा OH जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हमारा H जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये पानी बनकर निकल जाता है और ये वाला एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, RCOR, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो हमारे पास में क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या करते हैं, फैटी एसिड को जोड़ देते हैं। तो चलो जोड़ के देख लेते हैं हम लोग। अभी के लिए R का मान सिर्फ R लिख दे रहा हूँ। R का मान आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पास भी इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं COR। और यहाँ पास थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि ये सिंपल लिपिड नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पास हमारे पास में क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। देखा होगा आप लोगों ने, H3CO4 करके जानते हैं लोग, है ना। इसकी संरचना बना लेते हैं, P के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है तथा कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो वही करना है, ये वाला OH इसके साथ में रिएक्शन करता है और वाटर बना के निकल जाता है। जैसे यहाँ पास H होगा तो ये वाला OH इसके साथ में रिएक्शन करके क्या करेगा, वाटर बना के निकल जाता है। तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ और उसको लिख लेता हूँ, ये वाला हमारा OH। और ये क्या बचा, OH बचा। अब क्या करते हैं, इस OH को एक दूसरे ग्रुप से जोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं कोलाइन ग्रुप। क्या बोलेंगे, कोलाइन ग्रुप। कोलाइन ग्रुप की चीज इस प्रकार से दिखेगा, ये OH CH2 नाइट्रोजन प्लस और इसके साथ में मेथान, कुछ इस प्रकार से। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके साथ में जोड़ देंगे, इस वाले के साथ में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये OH इसके साथ में पानी बनकर निकल जाता है। जैसे कि क्या निकल जाएगा, H2, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस साथ में फॉर्म हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ इसको, CH2 और हमारे पास में नाइट्रोजन प्लस इसके साथ में क्या होगा, मेथाइल।
3 टाइप्स होगा। तो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग फास्फोलिपिड। क्यों फास्फोलिपिड बोलते हैं? क्योंकि इसके पास में क्या होता है, फास्फोरस होता है, यानी कि हमारे पास में फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो क्या बनेंगे इसको, फास्फोलिपिड। क्लियर हो रहा? ठीक है। तो हम लोग फास्फोलिपिड को कुछ इस प्रकार से दर्शा रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाला ग्रुप है पूरा टोटल, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग हेड ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये दो बच रहे हैं हमारे पास में, इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, इसके टेल ग्रुप में दर्शाते हैं कुछ इस प्रकार से। क्लियर हो रहा है? तो इसी को क्या करते हैं हम लोग इसमें अरेंज करते हैं। तो ऐसा एक लेयर नहीं होता हमारे पास में, इसके क्या होते हैं 2 लेयर होते हैं। एक तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ड्रॉ किया गया है, और एक हमारे पास में क्या है दूसरा लेयर है। तो बेसिकली आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। 2 लेयर फास्फोलिपिड से मिलकर बनता है। ये स्पेशल टाइप का जो फास्फोलिपिड होता है उसको हम लोग लेसिथिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, लेसिथिन बोलते हैं। ये स्पेशल प्रकार का फास्फोलिपिड होता है जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। स्पेशली अगर बात किया जाए तो किसके, आरबीसी की मेम्ब्रेन में, जिसमें से 40% जो होता है लिपिड का पार्ट होता है और 52% प्रोटीन का होता है। लेकिन ये चेंज होते रहता है, अलग अलग सेल के अकॉर्डिंग क्या होता है इसके कॉम्पोजिशन चेंज होते रहता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलकर बना है, लेकिन लिपिड का कंपोजिशन तो यहाँ पास कम है, लेकिन जरूरी नहीं है, इनका कंपोजिशन चेंज होते रहता है। मतलब कि 40% से कभी 50% हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेल टाइप ये चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस मॉलिक्यूल्स को इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कर लिया, इसका टेल बना दिए, और इस वाले को पार्ट को क्या बना दिया, इसका हेड बना देते हैं। ये इसका सिर है और ये इसका क्या है, पैर है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक इसलिए क्योंकि ये जल से प्यार करने वाला पार्ट होता है ना। बायोलॉजी में फिल का मतलब होता है लव, यानी कि फिलिक का मतलब क्या होता है, लव। तो ये जल से प्यार करने वाला पार्ट होता है, और जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो इसके पैर होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट। फोबिया आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक प्रकार का डर ही होता है। तो किससे डर लगता है इसको, जल से। जल यानी कि ये हाइड्रो के बारे में ही बात किया जा रहा है, ठीक है। या इसको हम लोग पोलर हिट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, पोलर होता है। और जो ये हेड होता है ना, ये नॉन पोलर होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पोलर हेड क्या है, बाहर के साइड में है, और जो इसका पैर है ये वाला, ये कहाँ है, अंदर के साइड है। क्यों अंदर के साइड है, क्योंकि उसको जल से डर लगता है। अभी ये अगर एक सेल है तो अंदर में क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेनली वाटर ही होता है। 70% जो वाटर ही होता है ना सेल का कंपोजिशन। तो अंदर में क्या होता है, वाटर होता है। तो क्या होता है, इसको डर लगता है ना, तो ये क्या करता है, अपने जो पैर है उसको अंदर की ओर छिपा कर रखता है। और सेल के बाहर में जो फ्लूइड होता है, जो यहाँ ड्रॉ किया गया है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि सेल के बाहर में होता है। तो कुछ इस प्रकार से बाइलेयर बन जाता है, ठीक है। 1950 में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई, उसके बाद में जो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसके बाद में जो इसका अध्ययन किया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको आगे से आगे करके। जैसे कि इसमें प्रोटीन बनाया गया है, इसके बीच बीच में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन गड़े हुए होते हैं। तो इसमें ना 2 प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे आपको। एक प्रोटीन ऐसा होंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन में पूरी तरीके से गड़े हुए होंगे, जैसे कि आप इसको क्लियर कर देख पा रहे होंगे। इस सेल मेम्ब्रेन क्या है, पूरी तरीके से इम्बेडेड है। और कुछ ऐसे प्रोटीन जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे, सतह पर होते हैं। जैसा ये वाला प्रोटीन कहाँ पास है, सिर्फ और सिर्फ सतह पर है, जिसको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो कि सतह पर लाई करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की सतह पर या सरफेस पर लाई करने वाला प्रोटीन को क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। और ऐसे प्रोटीन जो कि पूरी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, जो कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पास और बना लेते हैं, या ये वाला हमारा प्रोटीन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर में। तो बेसिकली हमारे पास में 2 प्रकार के प्रोटीन हो गए सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन और एक
पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो हमारे पास में क्या होता है, कभी कभी प्रोटीन के साथ साथ में ना कार्बोहाइड्रेट भी लगा हुआ होता है। जैसे कि ये वाला हमारा प्रोटीन है। क्लियर हो रहा है? ये प्रोटीन है और प्रोटीन के साथ में क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। जब प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट लग जाता है तब इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको को वर्ड जो लिया गया है ना वो कार्बोहाइड्रेट से लिया गया है। किससे लिया गया है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब देखिए यहाँ पास कि कभी कभी जो कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड से अटैच हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारा क्या है, लिपिड के लेयर है। तो इसमें क्या है, लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट है, तब जो संरचना बनती है इसको क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड। यानी कि ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब हमारे सिंपल लिपिड, तो क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोलिपिड। तो कुछ इस प्रकार से संरचित होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो रहा है? तो इसमें क्या होता है, क्लियर हो रहा है? जैसे कि ये वाला हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है। यानी कि किसी सेल में कोई मॉलिक्यूल्स आएगा या सेल से कोई मॉलिक्यूल्स जाएगा, ठीक है, ये कौन निर्धारित करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सेल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो सेल एनर्जी कहाँ से बनाता है, सेल एनर्जी बनाता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। किसको ब्रेक डाउन करके, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाता है तो बहुत मात्रा में क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। और सेल की एनर्जी को हम लोग जानते हैं एटीपी के नाम से। एटीपी को ही सेल का एनर्जी बोला जाता है। प्लस इसके साथ में हमारे पास में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस के रूप में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अब सेल के अंदर में बन रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं, सेल के बाहर भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेल के लिए हानिकारक है, पॉइजनस गैस है, इसको सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये सेल से बाहर जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि कोई चीज सेल के अंदर रहेगा या सेल से बाहर जाएगा। ऐसे इसको ले जाते हैं कुछ इस प्रकार से, सेल से बाहर जाएगा। प्लस बाहर से ऑक्सीजन भी आना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज है, उसके ब्रेक डाउन के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा, ब्लड वेसल के थ्रू, कैपिलरी के माध्यम से अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला हमारा ब्लड वेसल है, इसमें क्या है, ब्लड बह रहा है अभी, तो ये ऑक्सीजन कैसे आएगा, इसी के माध्यम से तो अंदर आएगा ना। तो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि कोई मॉलिक्यूल्स अंदर आएगा कि नहीं आएगा, या कोई मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूट्रल होते हैं, देखो जैसे कि बात हुआ है जो ये अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है, यानी कि ध्रुवीय होता है। ठीक है, तो जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो तो अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर नहीं आ सकते। क्लियर हो रहा है? तो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है वो कुछ कुछ तो अंदर आ सकते हैं। या तो देखो ये क्या होते हैं, एकदम छोटे होते हैं, जैसे कि CO2 के बारे में बात करें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से होता है सेल मेम्ब्रेन की संरचना आपके पास में। क्लियर हो रहा है? तो आगे देख लेते हैं, जो प्रोटीन इम्बेडेड है ना, इनका फंक्शन क्या होता है। तो प्रोटीन जीव ही नहीं गड़ा है, प्रोटीन का बहुत बड़ा वो होता है, फंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि देख लेते हैं प्रोटीन के फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन की कार्य, ठीक है, उसके पहले देख लेते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है उसको सेल के क्रॉस जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो कोई मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा नहीं करेगा, ये तो डिसाइड अभी यही कर रहा है ना, अभी तक तो यही कर रहा था। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, मेनली आपके पास में जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास में अगर इस चीज को प्रोसेस को देखा जाए तो दो टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, कौन से दो प्रकार से होते हैं, वो होते हैं आपके पेसिव टाइप
और एक्टिव टाइप, या तो पैसिव प्रोसेस बोलते हैं इसको, या एक तो एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? पैसिव प्रोसेस, अगर कोई मॉलिक्यूल्स इधर जाता है, यानी किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाता है और उसको अंदर में आना है, ठीक है, तो जब कोई मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बाहर होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। प्लस पैसिव प्रोसेस में किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, विदाउट एनर्जी होता है, विदाउट एनर्जी यूज, विदाउट एनर्जी यूज, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस में यह होता है कि किसी मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन अंदर में जाता है और बाहर में कम है, लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की ओर ले आ जाए, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब कोई चीज मूवमेंट करती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, तब क्या बोलते हैं उसको? एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लोअर concentration to higher concentration, higher concentration with the help of energy, with the help of energy। तो इसमें क्या होता है? किसी प्रकार की भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस बोलते हैं, जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है और कोई मॉलिक्यूल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को गति कर रही है, ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो रहा है? तो आपका जो पैसिव प्रोसेस है वो भी दो प्रकार से हो सकते हैं, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। पैसिव प्रोसेस आपके पास में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको भी रब कर दे रहा हूं, ठीक है। पैसिव प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, क्या बोलेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। एक को बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाता है और अंदर में क्या है? कम है, ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन की हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को आ रही है कुछ इस प्रकार से, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है? जैसे कि ये हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये अपना हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर तो रहेगा, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में इनका कॉन्सेंट्रेशन, कोई मॉलिक्यूल से तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उनको सेल के अंदर में आना है, एंट्री लेना है, तो उसको ना किसी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेगा? इसको पकड़कर अंदर लाएगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ, यदि किसी प्रोटीन की सहायता से किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। लेकिन हाँ, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट अभी भी नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हुई अभी। अगर एनर्जी लग रहा है प्लस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है एक्टिव प्रोसेस का, आप लोगों ने नाम सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, ठीक है। तुम्हारे पास में क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। जैसे कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लियर है? तुम्हारे पास में क्या होता है? ये प्रोटीन है, ठीक है।
तो अंदर में हमारे पास में क्या होता है, पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, अंदर में सॉरी सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, बाहर में पोटेशियम आयन बहुत सारा है, सेल के बाहर में बहुत सारा पोटेशियम आयन है और सेल के अंदर में क्या है, बहुत सारा सोडियम आयन है। तो इस प्रोटीन की मदद से क्या करते हैं कि 3 सोडियम आयन बाहर जाता है प्लस 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर आता है। तो क्लियर हो रहा है, ये सोडियम पोटेशियम कम करता है, 3 सोडियम आयन साइटोप्लाज्म से लेकर बाहर फेंक देता है और 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर ला देता है। लेकिन इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, एक एटीपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एक एटीपी। एक एटीपी की मदद से 3 सोडियम आयन को सेल के बाहर फेंकना है और 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लाना है, लेकिन किसकी मदद से, इस प्रोटीन की मदद से। और क्या हो रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है ना, इसलिए को क्या बोलते हैं, इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। ये चीजें क्या हो रही है, एक्टिवली हो रही है, मतलब एनर्जी की खपत हो रही है, और यहाँ पास तो बिना एनर्जी के हो रहा है। इसमें तो किसी प्रकार के प्रोटीन की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें प्रोटीन की आवश्यकता है लेकिन एनर्जी नहीं लग रही। लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो देखते हैं, देख लेते हैं कि आपके प्रोटीन के कितने प्रकार से होते हैं, है ना। प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास में ना दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग चैनल प्रोटीन, क्या बोलेंगे, चैनल प्रोटीन, और एक को बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा हुआ है ना ये प्रोटीन, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि क्या हो सकते हैं, 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो चैनल प्रोटीन हो सकता है, एक तो कैरियर प्रोटीन हो सकता है। चैनल प्रोटीन क्या करेगा, एक चैनल देगा किसी भी मॉलिक्यूल्स के आदान प्रदान के लिए, ट्रांसफर के लिए। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो क्या करेगा, अगर ये प्रोटीन है तो क्या बनाएगा, उसके लिए एक चैनल बना देते हैं। जैसे कि वाटर के बारे में बात कर सकते हैं ना, तो अंदर में क्या है, H2O बहुत सारा ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करेगा, वाटर इस प्रोटीन की मदद से बाहर जाएगा, इस चैनल की मदद से बाहर जाएगा। तो ये क्या उसके लिए रास्ता की तरह काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, चैनल प्रोटीन एक चैनल देता है, एक रास्ता देता है जिसके माध्यम से कोई भी मॉलिक्यूल्स पास कर सकता है। और ये हमारे पास में क्या है, कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, कैरियर प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जो मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। जैसे कि यहाँ पर देखना, ये अगर कोई प्रोटीन है, ठीक है, और यहाँ पास में क्या होगा, ये जो कैरियर प्रोटीन है ना वो स्पेसिफिक होता है। जैसे कि वो अगर वाटर के लिए है तो वाटर के लिए, सपोज अगर वो सोडियम के लिए है तो सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए है तो पोटेशियम के लिए काम करेगा। अब पता चला कि सोडियम के लिए है, वो कैल्शियम के लिए काम कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे कि इसमें कोई मॉलिक्यूल इस प्रकार से लगेगा, है ना, तो ये क्या होगा, आगे जाकर ना इस पर बाइंड कर जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स इस प्रोटीन के साथ में बाइंड करेगा, और जो हमारा ये प्रोटीन है ना वो रोटेट कर सकता है। ये क्या करेगा, अपने शेप को चेंज कर सकता है। देखना तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से कर लेगा शेप को चेंज, तो ये क्या कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, और जो मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर को ला सकता है, इस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अंदर लाके छोड़ देगा। यहाँ पास आया और क्या कर रहा है, ये अंदर लाके इसको छोड़ दिया। तो कुछ इस प्रकार से होता है कैरियर प्रोटीन, बाहर की ओर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर अंदर को ला सकता है और स्वयं क्या कर सकता है, ये रोटेट हो सकता है। तो ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। धन्यवाद। आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में आपको माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के बारे में। धन्यवाद।